दोस्तों फिल्म मेकिंग एक बहुत ही मेहनत भरा और जटिल काम होता है। पर अधिकतर दर्शक पर्दे पर नजर आने वाले कलाकारों तक ही परिचित होते हैं। पर वास्तव में हर फिल्म के पीछे होती है एक बड़ी टीम जो किसी भी फिल्म को उसके आरंभ से लेकर अंत तक लेकर जाती है। फिल्म मेकिंग से जुड़े कुछ अनछुए पहलुओं से आज आपका परिचय हम करवाएंगे अपने आज के खास मेहमान के माध्यम से। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ आपके सबसे पसंदीदा साक्षात्कार आधारित कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है के। नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। दोस्तों एक मुलाकात ज़रूरी है कि आज के एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं फिल्म निर्माण की अलग अलग प्रक्रियाओं से जुड़े हुए कलाकार प्राशेन क्यावल। प्राशेन एक फिल्म क्रिटिक और लेखक भी हैं। फिल्मी भाषा में अगर कहें तो ये एक क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं, पोस्ट प्रोड्यूसर हैं और मार्केटिंग हेड भी हैं। लेकिन संक्षिप्त में अगर हम कहें तो ये एक फिल्म मेकर हैं, यानी कि फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए अलग अलग पहलुओं पर काम करते हैं। दोस्तों आज मिलिए फिल्म मेकर प्राशेन क्यावल से। प्राशेन, आपका स्वागत है रेडियो प्लेबैक इंडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है में। धन्यवाद संजीव सारथी जी। मैं प्रशांत क्यावल, फिल्म मेकर, रेडियो प्लेबैक इंडिया के श्रोताओं को अभिवादन करता हूँ। ओके प्राशेन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फिल्म निर्माण के कुछ पहलू ऐसे भी होते हैं जिससे आम दर्शक अनजान ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सब कामों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा बताइए कि जो आप करते हैं, आई मीन क्रिएटिव प्रोडक्शन जैसे आपने लिखा, पोस्ट प्रोडक्शन आप करते हैं, मार्केटिंग आप करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली ये काम किस तरह से एक फ़िल्म मेकिंग प्रोसेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है? ये थोड़ा-सा हमारे श्रोताओं के लिए बताइए। हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ कि जैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ, फिल्मों में आया हूँ आईटी इंडस्ट्री से। तो मैंने पूरा ये एक फ़िल्म जब मैंने की, तो मैंने पूरे प्रोसेस से मैं गया और मैंने मोटा-मोटी 4-5 एक डिविज़न्स पाए हैं, जिसके अंतर्गत काम होता है। तो पहला होता है कि क्रिएटिव डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट सेटअप जिसे बोला जाता है, कि एक प्रोड्यूसर रहता है या एक राइटर रहता है या एक डायरेक्टर रहता है, दोनों में से कोई तो भी एक दूसरे को तलाशते हैं, एक मूवी को खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तो एक स्टोरी आइडिया लेके एक राइटर डायरेक्टर के पास जाता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाता है, या वाइस वर्सा, किसी भी तरीके से ये हो सकता है। और उसके बाद जो स्टोरी आइडिया को स्क्रिप्ट तक, एक अच्छी तगड़ी स्क्रिप्ट तक पहुंचाने का जो काम रहता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट। तो ये प्रोसेस बेसिकली जो दिमाग में आइडिया है, किसी की भी हो तीनों में से, उसको फाइनल स्क्रिप्ट तक पहुंचाने का एक प्रोसेस रहता है। तो ये क्रिएटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है, या उसे डेवलपमेंट भी बोलते हैं आजकल, कंटेंट डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो जब ये हो जाता है और आपके पास प्रोड्यूसर है, तो पिक्चर ऑन हो जाती है। ऑन होने के बाद सबसे पहला काम होता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में जो स्क्रिप्ट है, उसको उसका ब्रेकडाउन किया जाता है, एक मास्टर ब्रेकडाउन बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपके लोकेशन, आपके एक्टर और जो भी डिपेंडेंसी वाली चीज़ है, ज़्यादा डिपेंडेंसी वाली चीज़ है, जैसे लोकेशन और एक्टर्स मेनली ज़्यादा डिपेंडेंसी वाले रहते हैं, क्योंकि उनके डेट्स और अदर थिंग्स मैच करने पड़ते हैं। तो जो उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर डेट पे कौन से सीन है, या वो एक्टर के कौन से सीन है, या वो लोकेशन पे कौन से सीन है, ऐसा एक पूरा मास्टर ब्रेकडाउन बनता है। वो मास्टर ब्रेकडाउन में से फिर आपका कॉस्ट्यूम लिस्ट, प्रॉप लिस्ट, लोकेशन लिस्ट, ऐसे सभी लिस्ट बनती है। और फिर इस पे और डिटेलिंग में काम होता है। और जब ये सब हो जाता है, उसके बाद में शेड्यूलिंग होता है। जब आप शूट करने के लिए रेडी होते हो, तो शेड्यूलिंग होता है। शेड्यूलिंग मीन्स एक्चुअल में आपका जो डेट्स और वो सब फाइनल होता है कि कौन कब आएगा, किस तरीके से काम होगा। तो ये पूरे प्रोसेस को प्री प्रोडक्शन बोला जाता है। और जब आप एक्चुअल फ्लोर पे माने शूटिंग के लिए जाते हो, तब प्रोडक्शन चालू होता है। तो जब प्री प्रोडक्शन चालू हो जाता है, उसी समय से
एक ईपी फर्स्ट एडी ऑन बोर्ड लाया जाता है। एक डायरेक्टर का दाहिना और बाह्य हाथ है ईपी और चीफ एडी और फर्स्ट एडी। तो जो चीफ एडी है वो क्रिएटिवली काम करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसका अपना टीम रहता है, सेकंड एडी, थर्ड एडी एंड ऑल। तो शुरुआत में वो खुद और एक सेकंड एडी मिलके सब मास्टर बैकग्राउंड और सब बनाते हैं। फिर जैसे जैसे काम डिटेलिंग बढ़ते जाता है, टीम और बढ़ती जाती है। और सिमिलर वे में जो ईपी रहता है वो लॉजिस्टिक्स लिए देखता है, बिजनेस वाइज देखता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो अगर ईपी बोलता है कि ये सपोज पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से किया जाए उसका सोल्यूशन भी देता है, या चीफ एडी और ईपी और डायरेक्टर सब मिलके एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो उस तरीके से ये जो प्री प्रोडक्शन है साथ मिलके कंप्लीट होती है। प्रोडक्शन में मेन काम रहता है सभी के साथ, बाकी कैप्टन ऑफ द शिप तो है ही, बट जो फर्स्ट एडी है और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है उनका बहुत ज़्यादा काम रहता है, मेन रोल रहता है टू एक्चुअली ड्राइव द सेट। एंड ये दोनों प्रोडक्शन जो टीम रहती है वो बिजनेस एस्पेक्ट और लॉजिस्टिकल एस्पेक्ट पे काम करती है, और डायरेक्शन जो टीम रहती है वो क्रिएटिव एस्पेक्ट पे काम करती है। और ये जो इसमें का तालमेल है आपस में, ये प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, चीफ एडीज, सेकंड एडीज, थर्ड एडीज एक साथ करते हैं। तो ये होता है प्रोडक्शन। तो जब आपका प्रोडक्शन हो के जो भी आपके मल्टीपल शेड्यूल्स है, अलग अलग लोकेशन पे है, वो शूट होने के बाद चालू होता है पोस्ट प्रोडक्शन। जब आपका पूरा शूट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपका पोस्ट प्रोडक्शन चालू होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ होती है एडिटिंग। तो जो भी आपका शूट किया हुआ मटेरियल है वो एडिट टेबल पे लगा के आपको पहली बार दिखता है कि ये किस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। तो जनरली ऐसा होता है कि एडिटर 1-2 महीना लेके एक फर्स्ट कट बनाता है, और तब तक एक ब्रेक ज़रूर रहता है जो भी बाकी टीम है, डायरेक्टर है, क्योंकि वो स्टोरी के साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम स्पेंड किया रहता है, और वो एक प्री बायस हो जाता है कि ये स्टोरी इसी तरीके से कही जा सकती है। लेकिन एडिटर अपना एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आता है और वो बोलता है कि ये तो इस तरीके से भी कही जा सकती है। तो दोनों मिलके फिर बाद में एडिटिंग लॉक करते हैं। एक फर्स्ट कट बनने के बाद फिर प्रोड्यूसर और बाकी लोगों को दिखा के, जब सबके हिसाब से एक अच्छा कट बनता है तो उसको एडिट लॉक बोला जाता है। जब एडिट लॉक होता है उसके बाद में 4 डिपार्टमेंट के लिए काम चालू जाता है, जहाँ पे पोस्ट प्रोड्यूसर जो है, पहले पोस्ट प्रोडक्शन मैनेजर बोला जाता था, पोस्ट सुपरवाइजर बोला जाता था, पोस्ट कोऑर्डिनेटर बोला जाता है। आजकल एक पोस्ट प्रोड्यूसर करके पोस्ट है जो मैं करता हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। वो पोस्ट प्रोड्यूसर क्या करता है कि एडिट के बाद से लेके फाइनल आउटपुट तक पूरा प्रोसेस वो पोस्ट प्रोड्यूसर हैंडल करता है। और पोस्ट प्रोडक्शन में 4 चीज़ें होती हैं। एक आपका साउंड डिज़ाइन, साउंड मिक्सिंग, डबिंग, फॉली, एसएफएक्स, एवरीथिंग। देन आपका होता है बीजीएम, बैकग्राउंड म्यूजिक, फिर आपका वीएफएक्स और कलर ग्रेडिंग। तो ये 4 अलग अलग लोग रह सकते हैं, कभी कभी एक ही जगह पे सब रहते हैं, कभी कभी अलग अलग लोग यूज़ किए जाते हैं, सिनेमाटोग्राफर के प्रीफरेंस से, डायरेक्टर के प्रीफरेंस से। और पोस्ट प्रोड्यूसर का काम होता है कि इन सबको कोऑर्डिनेट करके स्मूथली काम आगे बढ़ाना। जब ये पोस्ट प्रोडक्शन होके पूरा जब पिक्चर कंप्लीट होती है और फर्स्ट स्क्रीनिंग होता है, उसके बाद में कुछ चेंजेस है तो वो करके बाद में फाइनल आउटपुट निकाला जाता है, जिसको फर्स्ट कॉपी बोलते हैं। जो फाइनल आउटपुट रहता है उसको इंडस्ट्री में फर्स्ट कॉपी बोलते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में फर्स्ट प्रिंट निकलता था, जो रील होता था। तो आजकल ज़माने में वही वर्डिंग यूज़ हो रहा है कि फर्स्ट कॉपी जब बनती है तो उसके बाद में पोस्ट प्रोड्यूसर का काम खत्म होता है। उसके बाद में आता है आपका रिलीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप थिएट्रिकल रिलीज़ कर रहे हो, डिजिटल रिलीज़ कर रहे हो, इसके हिसाब से वो पूरा प्रोसेस होता है। और उसके साथ में आता है मार्केटिंग और पीआर, और इसी दौरान आपको लगता है विजुअल प्रमोशन, विच इज़ ट्रेलर्स एंड प्रोमोज, विच ऑल्सो आई डू, and I also do help in PR and digital marketing. So मोटा मोटी ये 4-5 एस्पेक्ट्स है। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट बोलिए,
प्री प्रोडक्शन बोलिए, प्रोडक्शन बोलिए, फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीज़, और उसके साथ साथ मार्केटिंग एंड प्रमोशन। जी, प्राशन आपने बहुत ही डिटेल में पूरा प्रोसेस हमें समझाया। तो ये मैं जानना चाहूँगा जैसे आपने बताया कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए आपको साउंड का काम आता है, एडिटिंग का काम आता है। तो इन सब कामों की जानकारी आपको खुद भी होनी चाहिए या फिर आपका काम रहता है कि आप इनके लिए सही व्यक्ति को चुनकर उनके काम को ऑब्ज़र्व करें? तो ये किस तरह से होता है, ये जो पोस्ट प्रोडक्शन का आपने काम बताया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो बेसिकली एक अच्छा मैनेजर भी ये काम कर सकता है, लेकिन उसको पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको टेक्निकल नॉलेज, मैनेजमेंट स्किल्स और क्रिएटिव बेंड ऑफ माइंड भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है जहाँ पे फिल्म एक्चुअली फाइनल लुक एंड फील लेती है। तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग मल्टीमीडिया से हैं, जो एडिटिंग डिपार्टमेंट से है या कोई और इससे है, जो टेक्निकली स्टोरी टेलिंग करते हैं, वो लोग इसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। और मेन काम तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का होता है, लेकिन बहुत सारा टेक्निकल लैंग्वेज होता है, फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, कोडेक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, अलग अलग रेजोल्यूशंस होते हैं जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और आप अगर वो भाषा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो भी 4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है उसमें बहुत मंझे हुए लोग आप हायर किए जाते हैं। जनरली ये जो वेंडर्स, इनको वेंडर्स भी बोला जाता है या टेक्नीशियंस भी बोला जाता है या एचओडीज भी बोला जाता है। तो ये जो जनरली हायरिंग होता है स्टूडियोज़ या टेक्नीशियंस का, वो ईपी करता है अलॉन्ग विद द डायरेक्टर। और पोस्ट प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो ये पूरे टीम को संभाले और इनसे काम करा के ले। तो पोस्ट प्रोड्यूसर का एक्चुअल क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग ज़्यादा नहीं रहता है, बट ही शुड बी एबल टू सॉल्व एनी टेक्निकल इश्यूज, और ही शुड नो ऑल द सीन्स, ऑल द शॉट्स, सो दैट किसी भी बारे में डिस्कशन चल रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो क्लूलेस हो जाए। तो ये बेसिकली है। तो आप अगर टेक्निकली साउंड है, आपको पता है कि साउंड की फाइल्स, साउंड के फॉर्मेट्स, वीडियो के फाइल्स, वीडियो के फॉर्मेट्स, ये पूरा प्रोसेस जो पोस्ट प्रोडक्शन का है, क्योंकि वीएफएक्स में बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वो अपने आप में एक बड़ा फील्ड है, साउंड अपने आप में एक बड़ा फील्ड है। तो आप अगर 2-3 प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं और उसमें आप पोस्ट प्रोडक्शन में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है, तो आपको ये सब जानकारी आएगी, हो जाएगी, और आप फिर बाद में एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर और पोस्ट कोऑर्डिनेटर काम चालू कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप पूरा काम उठा लें और फिर आप अपना टीम डायरेक्टर के हिसाब से और प्रोड्यूसर के हिसाब से और ईपी के हिसाब से अपना स्टूडियोज़, अपने टेक्नीशियंस भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। उस तरीके से भी होता है, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि ईपी और डायरेक्टर मिलके चूज़ करते हैं और आपको पूरा रन करना होता है। ओके, तो बेसिकली आपके ज़हन में पूरी फ़िल्म का एक खाका पहले से ही होना चाहिए, तभी आप ज़ाहिर-सी बात है ये सब काम कर सकते हैं। प्रश्न मैं ये जानना चाहूँगा कि आप को मैं तब से जानता हूँ जब आप फ़िल्म क्रिटिक हुआ करते थे और समीक्षाएँ लिखा करते थे। इनफैक्ट आपने हमारे मंच के लिए भी समीक्षाएँ लिखी हैं अपनी। तो उसके बाद फिर आपने एक कंपनी आप चलाते थे, मल्टीमीडिया कंपनी आपकी थी। उसके बाद फिर फ़िल्मों में आने का ये जो फ़ैसला आपने लिया, ये कब लिया और क्यों लिया? हाँ, ये मेरे बहुत दिल का करीब का आंसर है जिसके बारे में आपने पूछा है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में आए, या उनको लगता है कि वो इंडस्ट्री उनके लिए सूटेबल है या वहाँ पे वो बेटर कर सकते हैं, और वो जनरली किसी अपने जॉब में अगर इन्वॉल्व रहते हैं और निकल नहीं पाते हैं, तो उनके लिए शायद मेरा एक्सपीरियंस एक काम का हो सकता है। तो बेसिकली मैं पहले से ही, मैंने बचपन से ही लिखता हूँ। आई एम अ राइटर। मैंने स्टोरीज लिखी है, नॉवेल्स लिखी है, जिसको स्टेट लेवल अवार्ड्स भी मिले हैं स्टोरी कंपटीशन में। मैं मराठी में लिखता था, और उसके बाद में मैं मल्टीमीडिया में गया, जो एक नया फील्ड था उधर अराउंड 92
95 97 इस दौरान। तो उसमें मैं ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर और वीडियो एडिटर करके काम करता था, और मेरा क्रिएटिव जो नीड था वो उसमें फुलफ़िल हो रहा था। तो मेरा लिखना पीछे छूटते गया, और उसके बाद में मैं एक सेंट्रल इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी के लिए मल्टीमीडिया डिवीज़न हेड करता था एज अ मैनेजर, एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। एंड आई यूज्ड टू डू वीडियो प्रेजेंटेशंस, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस जिसको हम बोलते थे, फॉर कॉरपोरेट्स एंड बिग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो उसमें मैं पूरा फिल्म मेकिंग का प्रोसेस फॉलो करता था, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, स्टोरी बोर्डिंग, फिर उसका ब्रेकडाउन करके उसका एक्चुअल में वीडियो शूटिंग करना, एनिमेशंस बनाना, जो भी टाइटल्स लगते हैं वो बनाना, ग्राफिक्स बनाना, और इंटरव्यूज़ लेना, और फिर उसको सब ऑथरिंग करके, उसको ऑथरिंग बोला जाता है, उसको पैकेजिंग करके फिर वो मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस बनाते थे। तो ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो वीडियो क्रिएशन या फिर कंटेंट क्रिएशन का ही काम था। तो वो मैं कर रहा था अराउंड 1919 तक, और 2000 में फिर मैंने खुद का बिजनेस चालू किया जो था वेब डिज़ाइन और डेवलपमेंट में। वो भी क्रिएटिव काम था। तो मैंने बहुत साल किया, बहुत साल एंजॉय किया। आई ग्रू अप अ लॉट इन इट। आई वाज वन ऑफ द पायनियर इन मल्टीमीडिया, वेब डिज़ाइन एंड ऑल इन दैट पर्टिकुलर एरिया, रीजन, सेंट्रल इंडिया। और जब तक मैं एंजॉय कर रहा था, वो जो किक मिल रही थी कि कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अचीव कर रहे हैं और पैसा भी आ रहा था, तब तक आई वॉज हैप्पी। बट आफ्टर 7 मीन्स इतना काम किया कि मैं 7 साल तक मेरे केबिन के बाहर ही नहीं निकला, बस घर और केबिन, एज दे से इन क्रूड लैंग्वेज, फटे तक काम किया। तो उसके बाद में मुझे लगने लगा कि मैं कहीं पे अपना जो एक रूट है वो खो रहा हूँ, और जो मेरा एक गॉड गिफ्ट है, जो स्टोरी टेलिंग का अंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, ये मैं खो ना दूँ, ऐसा मुझे डर लगने लगा। तो उसके लिए मैंने वो टाइम पे, बिकॉज मेरा आईटी कंपनी था, सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे पास थे, वेब डेवलपर, डिज़ाइनर, तो मैंने एक फिल्म क्रिटिक पोर्टल चालू किया, bollywoodreviews.net, और इस पर मैं खुद लिखने लगा फिल्म क्रिटिसिज्म। और वही टाइम पे फॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ग्रो हो रहा था। मैं नागपुर में था, ये सब मैं नागपुर में कर रहा था, विच इज़ अवे फ्रॉम मुंबई, एंड I had no other way than to use social media to network with the film industry. So मेरा जो फॉर्चुनेटली जो मैंने फिल्म क्रिटिसिज्म का काम चालू किया, फिल्म रिव्यूज़ लिखने चालू किए, और वो ऑनलाइन आने लगे, और उसी टाइम पे सोशल मीडिया भी ज़ोर पकड़ने लगा। तो वो टाइम पे मैंने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के कनेक्शंस हुए जो मुझे जानते थे एज अ फिल्म क्रिटिक। यू आर वन ऑफ देम। एंड मैंने आपके एक हिंदी पोर्टल के लिए भी हिंदी में समीक्षाएँ लिखी है, और उसके लिए मेरी कंपनी से मैं, और बाकी वो पोर्टल के लिए हमने बाकी भी काम, डिज़ाइनिंग वगैरह बहुत किया था, बिकॉज हम राष्ट्रभाषा को प्रमोट करना चाहते थे। सो वो समीक्षाएँ वगैरह लिखा, मेरा बहुत अच्छा प्रोफाइल बना एज ए क्रिटिक। मुझे लोग रिस्पेक्ट करने लगे, और जब वो कनेक्शन से मेरे साथ नेटवर्किंग हुआ फिल्मों और फिल्मी पीपल का, और बिकॉज आई वॉज द डिजिटल फिल्म मेकिंग वॉज जस्ट किकिंग अप, इट वॉज जस्ट स्टार्टिंग। राम गोपाल वर्मा हैड मेड फर्स्ट डिजिटल फिल्म, पूरा डिजिटल पे शूट करके, और बहुत कुछ डिजिटल पे शिफ्ट हो रहा था, ट्विटर वगैरह नया था, और ये सब नॉलेज में मैं नेचुरल था। डिजिटल नॉलेज, सोशल मीडिया नॉलेज, ये मेरा, बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम IT फील्ड, इट वॉज नेचुरल टू मी। सो और फिल्म मेकिंग एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट्स भी मेरे में थे। तो इन लोगों से मैं जब डिस्कस करता था तो इनको लगता ही नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का नहीं हूँ। तो ऐसे हमारे बहुत अच्छे कनेक्शन हुए। फिर मैं मुंबई आने जाना चालू किया। मैंने मुंबई को, शहर को समझने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत मुश्किल शहर है समझने के लिए। और फिर इस तरीके से मैं करता रहा। 2010 में मैंने एक बार कोशिश की थी कि मैं अपना कुछ प्रोड्यूस करूं, लेकिन वो टाइम पे रिसेशन की वजह से मुझे फिर से वापस अपने बिज़नेस पे ध्यान देना पड़ा। लेकिन मैंने महसूस किया कि फिर मैं ये एंजॉय नहीं कर रहा हूँ। आई एम ड्रेडिंग द नेक्स्ट डे, एंड विच इज़ नॉट वेरी गुड। अगर आपको आपके ऑफिस में जाने से डर लग रहा है तो ऐसा काम
ना करना ज़्यादा बेहतर है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने डिसाइड किया और मेरी कार में पूरा गद्दिया, किचन का थोड़ा सामान ये सब डाल के मैं मेरे और कुछ लाइक माइंडेड दोस्त थे उनके साथ में मुंबई शिफ्ट हो गया। और थैंकफुली मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और विद इन 1 ईयर ओनली बिकॉज ऑफ माई प्रोड्यूसर संतोष देशपांडे, आई एम वेरी grateful to him that I got a chance to handle a complete film project from start to end because of him. That's how my journey started. जी, प्राचीन तो ये बताइए राकोश आपकी पहली फ़िल्म शायद रही है जिसमें संजय मिश्रा जी ने काम किया है। बेहद ही अलग तरह की और बहुत ही डीप रूटेड फ़िल्म है। आप उसके बारे में कुछ बताइए कि वो फ़िल्म जो है आपके लिए कैसा तजुर्बा रही? हाँ, एक्चुअली मैंने बहुत कुछ टेक्निकली मल्टीमीडिया और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री में किया है, सोशल मीडिया में किया है और वो सब तो मुझे काम में आया ही, मेरा स्टोरी टेलिंग भी काम में आया। लेकिन एक पहली फ़िल्म जो होती है या कोई भी फ़िल्म प्रोजेक्ट होता है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि इट चेंजेस योर लाइफ। जब आप पूरी फ़िल्म एक करते हो तो आप बदल जाते हो, आप एक नए इंसान बन जाते हो और आपका नज़रिया बदल जाता है और बहुत कुछ आपको नॉलेज होता है जो आपको बाहर रह के या बिना एक्चुअल फ़िल्म पे काम करके नहीं पता हो सकता है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप जितना जल्दी हो ये फील्ड में आइए, क्योंकि यहाँ पे सीखने के लिए बहुत है जो आप फिल्म स्कूल में भी नहीं सीख सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इस फील्ड में ट्राई कीजिए। तो कमिंग टू माय फिल्म एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं वहाँ पे शुरुआत से आखिर तक था, मीन्स कंसेप्ट लेवल से लेके स्क्रिप्ट डेवलपमेंट से लेके प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पीआर, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, ये सब जो एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में मैं सिंगल हैंडेडली इन्वॉल्व था और ये एक्सपीरियंस ही मुझे एक मल्टी टैलेंटेड फिल्म प्रोफेशनल आज बनाता है और उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और राकोश सच में एक मुश्किल फिल्म है क्योंकि वो डार्क है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है और उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंटल है कि इट इज़ ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। तो आपका पूरा फिल्म मेकिंग का प्रोसेस ही चेंज हो जाता है और मुझे फ़ख्र है कि मैं वो फिल्म के साथ जुड़ा हूँ जो इंडिया में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था। जी, राकोश के बाद फिर आपने और कौन-कौन सी फ़िल्मों में एज़ अ प्रोड्यूसर काम किया? राकोश क्योंकि एक डिफ़िकल्ट फिल्म है प्रोजेक्ट वाइज, बिजनेस एंड सेल्स वाइज, it took me a lot of time. I was on it for 3 years from start to end and उसमें मैंने फेस्टिवल सर्किट हैंडल किया, रिलीज़ हैंडल किया, म्यूज़िक रिलीज़ हैंडल किया, पीआर एंड ऑल हैंडल किया। तो उसके बाद में मैंने बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेस है उसमें एज अ मार्केटर और एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर काम किया है। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट है द मिसिंग स्टोन विच इज़ ऑन MX प्लेयर। इट इज़ अ वेब सीरीज, थ्रिलर वेब सीरीज डायरेक्टेड बाय विशाल फूरिया एंड उसके साथ साथ मैंने एक फीचर फिल्म की है जिसमें मराठी के सुपरस्टार है स्वप्निल जोशी और पूजा सावंत। इट इज़ ऑल्सो हॉरर फिल्म जिसमें मैंने स्टार्ट टू एंड एज अ पोस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूसर काम किया है, जो अभी 16 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इन महाराष्ट्र। इट इज़ नाउ पोस्टपोन्ड। और तीसरा प्रोजेक्ट मेरा अभी चल रहा है छोरी नाम का, जिसमें नशरत भरूचा स्टार कर रही है, मेन लीड है उनका और ये अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो इसमें भी मैं एज अ पोस्ट प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ और होपफुली और नए प्रोजेक्ट्स में अलग अलग तरीके से मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ। जी, प्राचीन आप लिखते भी काफ़ी अच्छा हैं, आप शेरो शायरी भी करते हैं, कविताएँ भी लिखते हैं। कभी मन में आया कि खुद भी अपनी एक-एक फ़िल्म लिखी जाए, उसको डायरेक्ट किया जाए?
क्या इस तरह के सपने अभी हम सोच सकते हैं कि प्राचीन के दिल में होंगे? अ, तो एक बार आप स्टोरी टेलिंग करने लग गए तो आप स्टोरी टेलर तो लाइफ टाइम रहते ही है। तो हाँ, मेरे जो कुछ एक्सप्रेशंस हैं मैं शेरों के ज़रिए, शायरी के ज़रिए लिखते रहता हूँ। और स्टोरी राइटिंग या लेखन, जैसे आपको पता होगा पक्का, एक बहुत एफर्ट का काम है और बहुत मेहनत लगती है, बहुत फोकस लगता है। आपको एक कमरे में बंद कर रह के डिसिप्लिन लाइफ जी के फोकस करके वो कैरेक्टर्स स्टोरी को कागज़ पे ले आना पड़ता है और उसमें यह बस आपका एक पार्ट उसमें चले जाता है। ये प्रोसेस में आपकी शख्सियत का पार्ट चले जाता है, आपका लाइफ का पार्ट चले जाता है, आपका सोल का पार्ट चले जाता है। और ये सब मैं करता था पहले, बिफोर आई गॉट इनटू मल्टीमीडिया एंड कंप्यूटर्स। माय फर्स्ट राइटिंग वाज 600 पेज नॉवेल, सो यू कैन इमेजिन। पर बाद में जो मेरा कंप्यूटर के बाद में फील्ड में 15 साल बिताने के बाद मैं आलसी हो गया हूँ। तो स्टोरी आइडियाज़ तो मुझे आती हैं, शॉर्ट स्टोरी आइडियाज़ भी है, बट अभी मुझ में वो पेशेंस नहीं रहा कि मैं खुद बैठ के लिख सकूँ। तो बाद में जब ऐसा समय आएगा कि मैं कुछ राइटर्स के साथ बैठ के अपनी स्टोरीज लिखवा सकूँ तो ज़रूर वो करना चाहूँगा। और एज आई सेड कि 15 साल बिजनेस में रहने के बाद, आईटी बिजनेस में, जब मैं ये फील्ड में आने का जब मैंने सोचा तो मैं डरा हुआ था सच में। तो क्योंकि और मैं बहुत सीखने की उम्मीद से आया था कि मैं ये सोच के नहीं आया था कि हाँ मुझे लिखना भी आता है, मुझे कंप्यूटर भी आता है, मैं टेक्निकली परफेक्ट हूँ। ये पूरा मैंने बाहर रख के मैं एज ए स्टूडेंट आया था और वही मेरा अप्रोच अभी भी रहता है। मैं हर रोज़ कुछ नया सीखता हूँ। और हाँ, लेकिन मैं ये कह भी सकता हूँ कि मुझे कहीं कहीं कुछ बातों में मैं ज़्यादा जानता हूँ, कुछ बातों में मैं कम जानता हूँ और ये सब एक लर्निंग प्रोसेस अभी भी जारी है। तो मैं जब आया था इंडस्ट्री में तो मैं कुछ भी क्लेम नहीं कर रहा था कि मुझे ये बनना है या वो बनना है, क्योंकि लोगों ने फिर पूछा रहता कि आपने क्या किया है इसमें या आपने क्या बनाया कि, और मेरा 15 साल का गैप में था तो मैंने कुछ तो बनाया नहीं था। तो इसलिए मैं एक ओपन माइंडेडली आया था और शुरुआत मैंने विजुअल प्रमोशंस में की, ट्रेलर्स प्रोमोज में, फिर बाद में फिल्म बनाने का मौका आया। उसके बाद में मेरे दोस्त विशाल फुरिया के कारण मुझे पोस्ट प्रोड्यूसर करके काम करने का अवसर मिला और अभी मैं वो एंजॉय कर रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है इतने डिकेड्स का, मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है इतने डिकेड्स का, और क्रिएटिव एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम कर सकूँ कि कोई कॉर्पोरेट के साथ जुड़ के, या खुद अगर मेरे साथ कोई प्रोड्यूसर्स अटैच हो जाते हैं, फाइनेंसर्स अटैच हो जाते हैं, तो मैं बेसिकली खुश होता हूँ जब 3-4 प्रोजेक्ट एक साथ चल रहे हैं, कोई स्टेज पे है। इस टाइप का मैं खुद को इमेजिन करता हूँ कि मैं आई विल बी एबल टू इनेबल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम। सो एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर आई विल बी एंजॉइंग दैट प्रोसेस अ लॉट। सो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी कहानी बताने के लिए फैसिलिटेट करना, ये भी एक कहानी बताने जैसा ही होता है। जी प्राशन, ऑफ कोर्स ये भी एक स्टोरी टेलिंग का ही मीडियम है। ये पूरी फिल्म जो है आप इसको मैनेज कर रहे हो, एक जो स्टोरी है उसको कम्युनिकेट करने में आप सारी चीज़ों को, एफर्ट्स को जोड़ रहे हो। ये अपने आप में भी एक काफ़ी लेबोरियस वर्क है मेरे हिसाब से। ये जो आपका एक कनेक्शन है नागपुर के साथ, आपने बताया कि आप नागपुर छोड़कर मुंबई तो आ गए, पर मैं देखता हूँ कि नागपुर से आपका कनेक्शन अभी भी जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। अपने आप को आप नागपुरिया कहना ही पसंद करते हैं। अरे क्या सवाल किया आपने, ये मैं सवाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो हाँ, नागपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप कुछ महीने, कुछ साल अगर
रह के देखोगे तो उसके प्यार में पड़ जाओगे। तो मैंने बहुत लोगों से पूछा है कि क्या, बिकॉज़ मुंबई में बहुत सारे लोग बहुत सारे शहरों से आते हैं, और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि सिर्फ नागपुर वाले ही अपने शहर के प्यार का इतना गुणगान करते रहते हैं। तो ज़रूर नागपुर में कोई ऐसी बात है। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ये इंडस्ट्री में, टेक्निकल फील्ड में और क्रिएटिव फील्ड में भी लोग हैं जो विदर्भ से और नागपुर से आए हैं। और जैसे राजू हिरानी जी नागपुर के हैं, सोनू सूद जी नागपुर में पढ़े हैं, सुभाष भाई जी नागपुर से है, और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो नागपुर से आए हुए हैं, और जनरली उनका काम अच्छा होता है। तो नागपुर के पानी में मुझे लगता है कुछ ज़रूर है जो एक क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है। और नागपुर को एक्चुअली रीनेम कर देना चाहिए पार्टी फूड करके, क्योंकि वहाँ पे पार्टियाँ ही होती है। लोग इतने सेलिब्रेटरी मूड में रहते हैं हर बार कि आप एक आवाज़ निकालो और 3-4 तो साथ में आ ही जाएंगे। और इजी शहर है बम्बई, एक बड़ा मुश्किल शहर है। वो आप हर बार आपके बीच में आएगा कि हर डिसीजन में आपको शहर को कंसीडर करना पड़ेगा। नागपुर में ऐसा नहीं है। नागपुर एक माँ के गोदी में सोने जैसा है, इतना आसान है। और शायद उसी की वजह से मुझे नागपुर से इतना प्यार है, और नागपुर यही मैं रहूँगा आई थिंक टिल द एंड। और दूसरी बात है कि आप शहर आपका अगर आसान हो, लाइफ आसान हो, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। और आपका बहुत सारा टाइम अगर ट्रैवलिंग में जा रहा हो, शहर की जद्दोजहद को निभाने में जा रहा हो, तो आपको उतना समय खुद के डेवलपमेंट में नहीं मिलता है जो नागपुर में मिलता है। और उसके कारण मैंने बहुत कुछ किया वहाँ पे। फोटोग्राफी क्लासेस किया मैंने, बाइक राइडिंग किया है मैंने, सोशल एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सोशल जो नागपुर फूडीज़ करके हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, फूडीज़ इवेंट्स किए हैं, सिटी क्लीन अप ड्राइव्स किए हैं। और ऐसा शहर है नागपुर, ऐसा अद्भुत शहर है कि आप एक पोस्ट डालो और आपके साथ 10 दीवाने खड़े हो जाएंगे कोई भी चीज़ करने के लिए। तो तो ऐसा पता नहीं मुझे बाकी भी शहरों में होता है कि नहीं, बट नागपुर में तो ज़रूर होता है। और मुझे अपॉर्चुनिटीज़ भी नागपुर कनेक्शन से ही ज़्यादा मिलती है। जैसे मैं मुंबई में जो आया, तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे विजुअल प्रमोशंस में काम करने का मौका दिया वो नागपुर से थे। जो हम जुड़े थे, एक हैप्पी नागपुर करके हमने वीडियो सॉन्ग बनाया था, जो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हैप्पी नागपुर सर्च करके। तो वो सॉन्ग के दौरान मैं उनसे करीबी हुआ और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, उसकी वजह से मैं मुंबई आ सका। तो यस, नागपुर कीप्स हेल्पिंग मी। जो मेरे प्रोड्यूसर है राकोश के, वो भी नागपुर से हैं। सो है, ऐसा बहुत कुछ है जो नागपुर हेल्प करते रहता है जी प्राचीन, आप अपना नागपुर या प्रेम भी जारी रखिए और अपनी फिल्म मेकिंग भी जारी रखिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप और भी बेहतरीन फिल्मों में इसी तरह से अपना योगदान देते रहें, और आने वाले समय में भी हमारे साथ इस तरह की कहानियाँ हमसे शेयर करें। आज आपकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी लोगों को फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। तो प्राचीन, इस बातचीत को फ़िलहाल हम यहीं विराम देते हैं। आपने अपना समय निकाला और हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे रेडियो प्लेबैक के साथियों के लिए कुछ 2 शब्द अगर आप कहना चाहें। क्यों नहीं, ज़रूर। पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो रेडियो सुनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर मीडियम है। सुनना, कहना आज के दौर में बड़ा कम हो रहा है, और सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए धन्यवाद। दूसरा, आपको धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकूँ। और 2 शब्द जो मैं हरदम कहूँगा कि आपको अगर कि आप फिल्म इंडस्ट्री के ग्लिट्स और ग्लैमर में मत जाइए। वो अगर मिल पाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अगर सच में कुछ करना चाहते हैं क्रिएटिव इंडस्ट्री में, तो बिल्कुल आप दो माइंड में, दोहरे माइंड में मत रहिए, डुअल माइंड में मत रहिए, डिलेमा में मत रहिए, असमंजस में नहीं मत रहिए।
और जितनी जल्दी हो सके आप ये फील्ड में आ जाइए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत कुछ है लर्निंग के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो आप फिल्म स्कूल से या किसी भी तरीके से पढ़ के नहीं सीख सकते हो। जितना जल्दी आप चालू करोगे अच्छा होगा। और क्रिएटिव फील्ड में बहुत बड़ा इंडस्ट्री होते जा रहा है ये। पहले सिर्फ प्रिंट एडवर्टाइजिंग होता था, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स आ गए, उसके बाद में रेडियो आ गया, और रेडियो में एफएम आ गया, फिर अभी डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो बहुत कुछ वास्ट फील्ड है। ऐसा ही नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्टर ही बनना है या हीरो ही बनना है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं ये फील्ड में। और जैसे कि आप अगर आईटी फील्ड में काम कर रहे हो, एक आप शुरुआती दौर में इंटर्न करके काम करते हो, कभी कभार इंटर्न्स को पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन जो जर्नी आपको वहाँ पे लेनी पड़ेगी वो जर्नी आपको यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे भी सेम जर्नी है। और अगर आप टाइमलाइन मैच करें तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपके बाकी पीयर्स जितना पैसा कमा रहे हैं उतना ही आप कमा सकते हो। ये फील्ड में भी थोड़ा कम भी हुआ तो कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि आप काम को एंजॉय करोगे और आपके जो पीयर्स रहेंगे वो आपसे कुतूहल में रहेंगे कि आप ऐसे क्रिएटिव फील्ड में कैसे क्या इतना अच्छा कर रहे हो। और जनरली आप खुश रहोगे, क्योंकि वो आप काम जो है आपका काम नहीं है, यू लाइक टू डू दैट वर्क। सो मेरा हरदम ये फील्ड में बहुत सारे जॉब्स है जो उतने ही सिक्योर है। जैसे आप एज ए एडी करके भी करियर किए हो तो भी एक बहुत एक्सपर्ट एडी को बहुत अच्छा काम यहाँ पे मिलता है। आपने एज अ पोस्ट में बहुत सारा स्कोप है, साउंड इंजीनियर है, स्टूडियो मैनेजर्स है, वीएफएक्स में बहुत सारा स्कोप है। तो आप ये हीरो, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, ये सब चीज़ों से बाहर निकल के ये करियर को स्टडी कीजिए। और अगर संजीव जी चाहे तो मैं डिटेल में इस बारे में भी एक आध बार इंटरव्यू दे सकता हूँ कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है हर फील्ड में। और आप पढ़िए, बहुत कुछ अवेलेबल है आज के टाइम में। नेट पे आप बहुत कुछ अपने गांव में रह के सीख के आ सकते हैं। डिजिटली चीज़ें करना बहुत आसान हो गई है, मोबाइल में सब कुछ कर सकते हैं आप। तो ज़रूर कीजिए और ज़रूर जल्द से जल्द ये फील्ड में आइए अगर आपको ये फील्ड में करियर करना है तो। Radio Playback India.